भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज देख रहे हैं। आज जिन शख्स के साथ हम मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे, वो एकेडमिक दुनिया का एक जाना पहचाना नाम तो है ही, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में भी एक चर्चित नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर के अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया उसके लिए। और सर, पहला सवाल जो है वो यही है कि मैं जब आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिनको एक इंटरव्यू में नहीं रखा जा सकता है। तो कुछ चुनिंदा चीज़ें, जैसे सर आप एनवीए के साथ 5 साल तक आप रहे, उसके बाद सर आप संस्थापक कुलपति रहे गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का, और उससे अहम बात ये कि आपके समय के दौरान ही भारतीय विद्यापीठ के 2 प्रमुख संस्थान शुरू हुए। तो आपका जो संबंध है भारतीय विद्यापीठ से वो भी बहुत पुराना है। तो मैं शुरुआत इसी सवाल से करूंगा कि भारतीय विद्यापीठ के साथ आप अपने रिश्ते को किस नज़रिए से देखते हैं सर? ऐसे कि जब दिल्ली में पहले कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एक अकेली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी और उन्होंने भी कई सालों से एफिलिएशन बंद कर रखा था। तो हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन दिल्ली में प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका था जब आईपी यूनिवर्सिटी बनी एज ए दूसरी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। तो उसमें फिर बहुत से कॉलेजेस ने शुरू किया। तो भारतीय विद्यापीठ हमारे सबसे पहले बैच के कॉलेजेस में था, जिसमें क्योंकि भारतीय विद्यापीठ को मैं नाम से जानता था, इनकी प्रेजेंस जो महाराष्ट्र में है उससे जानता था। तो दिल्ली में जब पहले साल हमने 33 कॉलेज शायद शुरू किए थे, तो भारतीय विद्यापीठ उनमें से एक था। उस समय शायद इंजीनियरिंग के 3 या 4 ही थे। तो ये हमारे शुरू से ही हमारे अच्छे कॉलेजेस में से रहा। इनकी लीगेसी भी अपने महाराष्ट्र की भी थी और एक कल्चर भी अच्छा रहा। और मेरे हिसाब से 10 साल तो मैं वहाँ कुलपति रहा। तो भारतीय विद्यापीठ आगे बढ़ा है और उसमें कोई शिकायत का मौका कभी नहीं हुआ। तो अपना ये धीरे धीरे निरंतर बढ़ते बढ़ते एक देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से अपने आप को शामिल कर लिया इन्होंने अपने प्रयास से। और होड्डा साहब शुरू से डायरेक्टर एमसीए इंस्टीट्यूशन के थे और बीच बीच में इंजीनियरिंग को भी देखते रहे और अभी भी देखते हैं किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत। तो एक लीडरशिप जो है एस्टैब्लिश की। और क्योंकि इनिशियल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स में से थे, तो इसलिए शुरू से ही यूनिवर्सिटी से एकेडमिक रूप से भी जुड़े और मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े। और दूसरा मेरा जो मॉडल था वो मॉडल ही ये था कि कॉलेजेस को काफ़ी स्वायत्तता दे दी जाए। चाहे नाम एटोनॉमस नहीं हमने दिया था, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज आपस में मिलके ही ये डिसाइड करते थे क्वेश्चन पेपर किसने बनाना है, कैसे करना है। तो काफ़ी ऑटोनॉमी थी, तो जिससे कॉलेजेस को काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये मैं एक निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि परसेंटेज ऑफ गुड कॉलेजेस in Delhi is far more than percentage of good colleges anywhere else. सर, वैसे तो आपका परिचय कराना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं आप और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। सवाल ये कि सर, जब यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है अभी लोगों के बीच कि इन 8 देशों की भागीदारी में भारत के हिस्से कितनी भागीदारी आई है, क्या क्या काम रहता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इंटरनेशनल फीस स्ट्रक्चर जैसा ही है, हमारे देश के आम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक साल में आपने यूनिवर्सिटी का जो स्तर बदला है, आप जहाँ से उसको आगे की तरफ ले गए, थोड़ा उस बारे में भी बताइए सर। ऐसा है कि इस यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। 2009-10 के करीब इस यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया। उस समय भारत सार्क देशों की एक जो समिति है जिसे सार्क बोलते हैं, तो उसमें बाई रोटेशन एक देश प्रेजाइड करता है। तो उस समय भारत प्रेसिडेंट था सार्क का, और भारत ने ये सोचा कि एक ऐसी अमिट छाप छोड़नी चाहिए सार्क पर कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी जाए जिसमें 8 देशों के लोग पढ़ सकें, पढ़ाएं भी और बेस्ट मैन पावर प्रोड्यूस हो।
तो भारत ने अपनी तरफ से लैंड और बिल्डिंग का कमिटमेंट किया, जो भारत ने पूरा किया। हालांकि पूरा करने में समय लगा, क्योंकि दिल्ली में 100 एकड़ ज़मीन ढूंढना, उसको डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अल्टीमेटली भारत ने ये, अभी कैंपस का फेज़ 1 बना है और आप आए हैं तो देखा होगा, मेरे ख्याल से मैं तो कह सकता हूँ कि शायद देश की सबसे अच्छी सुंदर यूनिवर्सिटियों में से बना है ये कैंपस। अभी फेज़ 2 बनेगा तो और एक्सपेंशन हो जाएगा। उसके बाद जो इसके रनिंग खर्चे की बात हुई, उसमें उस समय जो भी फार्मूला लगाया गया होगा जनसंख्या का, साइज का, सब देशों का प्रतिशत फिक्स किया गया। जैसे भारत का प्रतिशत लगभग 57-58% था, पाकिस्तान का 12.5%, अफगानिस्तान का 10%, इस तरह से रिकरिंग खर्चा फिक्स किया गया। और पहले 5 साल सारे देशों ने बड़े जोश से खर्चा दिया और कईयों ने तो 5 साल का खर्चा पहले ही जमा करा दिया। तो ये यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्थिति से शुरू हुई। फिर धीरे धीरे देशों ने, बाकी देशों ने, भारत तो देता रहा, आज तक देता रहा अपना, बाकी देश धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गए किसी कारण से, कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस और व्हाटएवर। तो इस समय फिर जब मैंने टेक ओवर किया लास्ट ईयर, तो सिर्फ भारत ही अपना हिस्सा दे रहा था 60% के करीब, 59-60 के प्रतिशत, बाकी नहीं आ रहा था। और ये 5-6 सालों से नहीं आ रहा था, इसलिए यूनिवर्सिटी की जो थोड़ा बहुत कॉर्पस जमा भी हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। तो यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब धीरे धीरे अपने प्रयासों से ऐसा लग रहा है कि सारे देश दोबारा कह रहे हैं कि हम दोबारा पैसा देना शुरू करेंगे। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा समय बताएगा, लेकिन इन सारे देशों में से नेपाल ने अपना भेज दिया है शेयर, तो मुझे लगता है धीरे धीरे शायद बाकी भी देंगे। तो यदि ये हो जाएगा तो इसकी वित्तीय स्थिति भी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक फीस का सवाल है, इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस रीज़नेबल ही रखने का फैसला था, क्योंकि पर्पज़ ये था कि बच्चे अच्छी शिक्षा अफोर्डेबल कॉस्ट पे ले सके। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह इसकी फ़ीस बढ़ाने का कमर्शियल एंगल था ही नहीं। और उसमें से भी पीएचडी के तो जितने छात्र थे सबकी पूरी फीस माफ़ थी। पीएचडी के यहाँ 300 के करीब छात्र थे, आज शायद 350-400 हैं, उनकी फीस माफ़ है, उनको हॉस्टल फ्री है। तो मतलब एक बहुत ही यूनिक सी सिचुएशन थी कि बेस्ट बच्चा आए और रिसर्च करे। तो मैं ये मानता हूँ कि टीचर्स को सबसे ज़्यादा सैलरी देना और स्टूडेंट से सबसे कम फीस लेना, इससे अच्छा एकेडमिक मॉडल तो हो नहीं सकता। अब उस खर्चे को बियर किसको करना है और उनको उस तरफ तैयारी करना है, वो और एक अलग बात है। तो इसलिए मुझे लगता है यदि ये बाकी देश भी अपना पैसा देना शुरू कर दें तो इस यूनिवर्सिटी का भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना, 2 ही फंडामेंटल चीज़ है। जब टीचर को आप हाईएस्ट सैलरी दे रहे हो तो बेस्ट इन द कंट्री आएगा आपके पास। स्टूडेंट से मिनिमम फीस ले रहे हो, अच्छे रिसोर्सेज दे रहे हो, तो बेस्ट ऑफ द कंट्री आएगा और बेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज आएगा। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में यदि ये इंटरिम पीरियड का जो लॉस था वो रिकवर हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। सर, जो आपने एजुकेशन का मॉडल दिया, अगर उसे भारत जैसे देश में पूरी तरह अप्लाई कर दिया जाए तो जो शिक्षा का स्तर है वो शायद आकाश की तरफ पहुंच जाएगा। देश में पूरी तरह अप्लाई करने में थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए है कि एक यूनिवर्सिटी को सारे देशों ने पैसा देना स्वीकार किया। अब यदि देश में यह मॉडल बने तो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी देश को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडल तो तभी चल सकता है यदि गवर्नमेंट की सपोर्ट आए। तो यदि गवर्नमेंट की सपोर्ट ना आए तो फिर तो ये मॉडल चल नहीं सकता। हमारे देश में इस समय ज़्यादा परसेंटेज प्राइवेट एजुकेशन हो गया, और प्राइवेट एजुकेशन यदि फीस के बेस पर ही चलना है तो फिर तो फीस रीजनेबल रखनी ही पड़ेगी और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना इकट्ठा होगा उसी में से तो चलाना है। तो इसलिए ये मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन ये मॉडल तभी चल सकता है यदि सरकार सपोर्ट में आगे आए। जैसे भारत तो आ रहा है इसमें, लेकिन बाकी देश अभी नहीं आ रहे, लेकिन सारे देश सपोर्ट में आए तो मॉडल बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये कनेक्टेड इशू है
कि सरकारें कितना एजुकेशन पे पैसा खर्चा करती हैं। सर एनईपी आया और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की बातचीत हुई, लेकिन सर कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा और आपसे सलाह के तौर पर चाहूँगा। जो एजुकेशन का बजट है, एनईपी में रिसर्च को लेकर के बहुत बड़ी बातें की गई थी कि भारत अब अपनी शिक्षा के एक बड़े हिस्से को रिसर्च पर फोकस करेगा, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि हम उसे 0.5% से उठा करके 2% पे ही ला पाएं। तो सर आपको क्या लगता है कि रिसर्च में बजट और बढ़ाना चाहिए या किसी ऐसे मॉडल को अपनाया जाए कि भारत रिसर्च की तरफ थोड़ा फोकस्ड हो? बजट और बढ़ाना चाहिए, ये तो ठीक है। दूसरा, भारत में ये जितना थोड़ा सा परसेंटेज है ये मोस्टली सिर्फ गवर्नमेंट से है। बाकी जितने विकसित देश हैं उनमें काफ़ी रिसर्च का कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से आता है, वो हम अभी तक उस तरफ नहीं बढ़ पाए। क्योंकि यदि इंडस्ट्री से रिसर्च का पैसा आता है तो उसका पैसे के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि वो इंडस्ट्री इंटरेस्टेड है उस क्षेत्र में रिसर्च के लिए, तभी पैसा दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो यूनिवर्सिटी पर भी चेक रखते हैं इंडस्ट्री वाले कि जो हम चाह रहे थे वो आउटकम क्यों नहीं आ रहे। तो इसलिए रिसर्च अप्लाइड होती है, रिसर्च मीनिंगफुल होती है, रिसर्च इफेक्टिव होती है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का पैसा तो बढ़ना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को बढ़ावा दें फाइनेंशियली ऑल्सो, ये भी मॉडल ज़रूरी है। सर एक और ज़रूरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि जब ऐसे 8 देश मिलते हैं और एक प्रोग्राम को रन करने की बात करते हैं तो एक म्यूचुअल सिलेबस बनाने की कोशिश होती होगी, उसमें किस तरीके की चीज़ों पर फोकस किया जाता है? ऐसा है, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि अब सिलेबस की इम्पोर्टेंस बहुत कम रह गई है आज से 20 साल पहले के मुकाबले में। क्योंकि पहले मुझे याद है हम लोग 3-3, 4-4 दिन वर्कशॉप किया करते थे सिलेबस बनाने के लिए, एक्सपर्ट्स को बुलाकर। अब बेस्ट सिलेबस आपका गूगल पे है, आप दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन का सिलेबस 2 मिनट में ले लीजिए। सिलेबस की अब बात गॉन हो गई है, अब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उस सिलेबस को आप डिलीवर कैसे करते हैं, पीडागोगी कैसी है। सिलेबस से कोई बहुत ज़्यादा गुणवत्ता पे डायरेक्ट कनेक्शन हो, वो स्टेज निकल चुकी, क्योंकि सिलेबस इज़ ओपन सोर्स। अब यदि मैं उदाहरण दूं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में देश में भी 500-500 कॉलेज हैं। उन 500 कॉलेज का सिलेबस देखिए, लेकिन सबको पता कौन सा कॉलेज अच्छा कौन सा कॉलेज खराब है। तो सिलेबस से यदि गुणवत्ता आती होती तो ये बात नहीं होती। तो इसलिए अब सिलेबस से ज़्यादा टीचर की क्वालिटी, टीचर कैसा है, वो कितनी मेहनत करता है, कितनी लगन से जाता है, अपने आप को कितना अपडेट करता है, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इंडिया कॉम आपके मार्गदर्शन में शुरू हुई 2007 से, 18 संस्करण उसके हम पूरे कर चुके हैं, 19वां शुरू होने वाला है। हमारा सर जो विषय रहता है कंप्यूटिंग फॉर सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट, इस विषय को सर आप किस नज़रिए से देखते हैं और सस्टेनेबिलिटी आज के दौर में कितना अहम मायने रखती है? ऐसा है, सस्टेनेबिलिटी हमेशा ही इम्पोर्टेंट थी, लेकिन जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको आप यदि प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो घटेंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इसलिए रिसोर्सेज को रिसाइकल करना, रीयूज़ करना, ऑप्टिमाइज़ करना, ये सब तो नेसेसिटी होता ही जा रहा है। और किसी भी सस्टेनेबिलिटी मॉडलिंग के लिए आपको काफ़ी डाटा की ज़रूरत होती है, काफ़ी डाटा के हिसाब से ही अच्छे मॉडल बन पाते हैं। और उस दिशा में हमें कंप्यूटर्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि कंप्यूटेशनल पावर ना हो तो हम अच्छे सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं बना सकते, और यदि अच्छे सस्टेनेबल मॉडल नहीं बनेंगे तो सस्टेनेबिलिटी भी नहीं आएगी। इसलिए शुरू से ही, मतलब मैं तो आपके जो डायरेक्टर हैं हुड्डा साहब, जिन्होंने ये खोजा था कंप्यूटिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस समय 18 साल पहले, तब ये टॉपिक बड़ा नया लगता था। अब ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हो गया है। तो और
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना तो अब डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा है। और यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साइंटिफिकली आगे बढ़ाना है तो कंपटीशन, अब आपने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह दिया ज़ीरो हंगर। अब ज़ीरो हंगर का डाटा तो हो आपके पास कि कितने लोगों को खाना मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा, तभी तो आप ज़ीरो हंगर पे जाएंगे। यदि डाटा ही नहीं है तो आप कह दीजिए, कल कह दीजिए सबका हो गया ज़ीरो हंगर, तो उससे तो नहीं बात बनेगी ना। तो इसलिए कंप्यूटेशनल पावर की हमें ज़रूरत सस्टेनेबिलिटी एज ए टूल रहेगी। लेकिन ये तो मैंने हमेशा ही कहा कि कंप्यूटेशनल पावर वाज ऑलवेज ए टूल, वाज ऑलवेज सपोज टू बी ए टूल। और शायद एक बहुत बड़ी गलती यही हुई है कि हमने कंप्यूटर्स को एक एंड प्रोडक्ट मान लिया। कंप्यूटर कभी एंड प्रोडक्ट की बात ही नहीं थी। कंप्यूटर हमेशा एक टूल के माध्यम से आया था विच विल हेल्प अदर सब्जेक्ट्स, बाकी क्षेत्रों में मदद करेगा। और उस फिलॉसफी पे हम आए हैं तो धीरे धीरे कंप्यूटर भी आगे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका भारती न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और हम ऐसी आशा करेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। और नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के कैंपस के भीतर, और ये यूनिवर्सिटी सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों की भी मिसाल है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी एक ठोस कदम है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना इसलिए की गई थी कि इन तमाम 8 देशों के छात्र यहाँ एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और कल्चरल रिलेशनशिप और एजुकेशनल रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएंगे। आज हम यूनिवर्सिटी के भीतर थे। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के अग्रवाल जी के साथ बातचीत भी हुई। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एक साल में उनके मार्गदर्शन में किस ओर बढ़ी है और क्या क्या नया अचीव किया है, उसको लेकर की भी तमाम बातचीत की गई हैं। वो तमाम बातें आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। इस इंटरव्यू को जब आप देखेंगे तो इस कैंपस की बुनियाद और प्रोफेसर साहब के विज़न को आप मजबूती से समझ पाएंगे। इन तमाम अपडेट्स के लिए आपको भारती न्यूज़ के साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।